साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल एग्जाम के लिए आज से आपका एक फाइनल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है। और ये जो प्रैक्टिस सेट का क्लास है आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाएगा। तो आपको डेली क्लास करना है रात 8 बजे से। और जो भी साथी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आपका बैच है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर चुके हैं। बैच में आपको सब कुछ दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है किस प्रकार ज्वाइन करना है। ये व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूरा सेट को लगाइए और इस सेट में कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट सीरीज 1 है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? 241, 242, 243 या फिर डी ऑप्शन 245। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और देखिए जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये जो क्लास है आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाएगा। और साथियों आपके एग्जाम के लिए ये फाइनल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है और इस प्रैक्टिस सेट में आपको बिल्कुल सटीक प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए आप सभी को एक भी क्लास को छोड़ना नहीं है। तो देखिए बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 243 निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ से और भी क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे पूछे बिहार में विधान परिषद में कितने सदस्य हैं तो याद रखिएगा 75। ठीक है, विधानसभा में पूछे तो 243, लेकिन विधान परिषद में पूछे 75। और बिहार में लोकसभा में पूछे तो 40 सदस्य हैं और राज्यसभा में 16 सदस्य हैं। तो ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन 243। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, भारत में आपातकाल सर्वप्रथम कब लागू हुआ था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारत में आपातकाल सबसे पहले कब लागू हुआ था? तो देखिए साथियों भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। पहली बार 1962 में लागू हुआ था, दूसरी बार 1971 में लागू हुआ था और तीसरी बार 1975 में लागू हुआ था। तो पहली बार पूछा गया है कब लागू हुआ था, तो 1962 में। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला ऑप्शन 1962 में। और साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैच में 1 लाइनर जीके जीएस बूस्टर नोट्स का आज सेट नंबर 44 तक अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। साथियों बैच में आपको डेली इसी प्रकार से 1 लाइनर जीके जीएस का एक नोट्स दिया जाता है। इसी प्रकार से आपको पिछले 10 से 12 साल का 1 लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। ये सब कुछ आपको बैच में मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगा कहां पर ये नोट्स आपको मिलेगा। चलिए आगे देखिए, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? बताइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर क्या होगा। और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में बैच में। बैच को किस प्रकार ज्वाइन करना है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो साथियों चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है ये किस राज्य से हुआ था? तो उत्तराखंड से। ठीक है, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, उत्तराखंड से हुआ था। और चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, किस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था? एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब है गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। अच्छा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? डेट पूछा जाता है। तो 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए वाला ऑप्शन।
आगे देखिए, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई, बताइए। तो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 में किया गया था। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1991 में। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। एक पूछा जाता है भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो याद रखिएगा चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। अच्छा, कुंचिकल जलप्रपात पूछे ये कहाँ पर है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? आगे देखिए, पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं, बताइए। तो पृथ्वी के अक्ष के सिरों को ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, टैक्सोल का उपयोग होता है, बताइए किसमें। देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। क्लास का पीडीएफ, क्लास का नोट्स, वन लाइनर जीके जीएस नोट्स, क्वेश्चन बैंक, कुछ भी चाहिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो कैंसर में इसका इस्तेमाल होता है टैक्सोल का। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस में होता है? कैंसर में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर। कार्बन डाइऑक्साइड डैश का कारण बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसका कारण बनता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10। भारत में संप्रभु कौन है, बताइए। तो भारत में संप्रभु भारत की जनता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन के हिसाब से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। हालांकि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, उसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, फिर बाद में बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन में दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, संविधान सभा के अगर आपसे पूछे उपाध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी, 2 व्यक्ति संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। आगे देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। बिल्कुल सही है। तो किसके सहयोग से किया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। और पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महामना की उपाधि इनको दिया गया है पंडित मदन मोहन मालवीय को। चलिए आगे देखिए, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है, बताइए। बताइए टका जो है किस देश की मुद्रा है, तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? ढाका है। क्या है? ढाका है।
अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताइए। तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में WHO का मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पूछे कहाँ पर है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। नाटो का मुख्यालय पूछे तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। आगे देखिए, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है बताइए। तो इसका सही जवाब है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो श्रीलंका भारत से जो अलग होता है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बताइए इसका आंसर। तो सोनपुर मेला आप सभी जानते हैं किस राज्य के लिए है, तो बिहार। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर मेला, जो बिहार में लगता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन बिहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में वर्गीकरण करने का आधार क्या है, बताइए इसका आंसर। तो इसका आधार है उद्यमों का स्वामित्व। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, उद्यमों का स्वामित्व। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है, बताइए। भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है, तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु को। ठीक है, भारत के बेंगलुरु को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, किसी सीधी विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम कौन सा है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये नियम है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, जिसको मैक्सवेल का नियम भी बोला जाता है, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। सी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, मानव रक्त का तरल भाग जिसे क्या कहा जाता है जो जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है, तो इसे बोला जाता है प्लाज्मा। ठीक है, क्या बोला जाता है, प्लाज्मा बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, 22 नंबर, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। देखिए, कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला करता है, यानी लाल को बदलता है नीला में, और लाल को नीला में कौन बदलता है, तो बदलता है क्षार। ठीक है, क्षार लाल को नीला में बदलता है और अम्ल नीला को लाल में। तो लाल को नीला में बदल रहा है क्षार, और किसी भी क्षार विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक केवल डी ऑप्शन में है 10, तो आंसर क्या होगा, डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारितंत्र है, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसमें से कौन सा मानव निर्मित पारितंत्र है, तो बगीचा। बगीचा जो है मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। बाकी तालाब, झील, वन ये प्रकृति निर्मित पारितंत्र है।
आगे देखिए, गंगा सफाई योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो 1985 में प्रारंभ हुआ था गंगा एक्शन प्लान यानी गंगा सफाई योजना। अच्छा, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर। आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होगा? बताइए। याद रखिएगा, बढ़ेगा। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और जो मॉडर्न आवर्त सारणी है उसमें 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली थी? बताइए। भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली थी 1917 में? तो इसका सही जवाब है कलकत्ता में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, कलकत्ता में खोला गया था। अच्छा, जूट की बात करें तो भारत जो है विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत में सबसे अधिक जूट कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। जूट जो है ये क्या है? तो जूट एक प्रमुख नगदी फसल है। क्या है? नगदी फसल है। गंगा नदी की लंबाई बताइए कितनी है? अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था गंगा नदी की लंबाई। तो 2525 किलोमीटर। जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 2525 किलोमीटर। आगे देखिए, श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बताइए। तो ये है पिदरुत लागला। ठीक है, पिदुरुत लागला ये श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महावेली गंगा, जिसकी लंबाई है 335 किलोमीटर। श्रीलंका का राष्ट्रगान पूछे तो श्रीलंका माता श्रीलंका का राष्ट्रगान है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। क्या है? वॉलीबॉल। अच्छा, श्रीलंका का अगर राष्ट्रीय फल पूछे तो कटहल। ये सब ध्यान रखिएगा। और श्रीलंका का पुराना नाम पूछे तो सीलोन। क्या है? सीलोन। आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड जल विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो ये उड़ीसा में है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए। तो ये सब क्वेश्चन पहले भी प्रैक्टिस सेट में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। टोटल वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। पहले था 7, तो 7 में से जो एक हटाया गया है वो संपत्ति का अधिकार। ये पहले मौलिक अधिकार था लेकिन वर्तमान में ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? बताइए। अनुसूचित जाति यानी कि क्या हो गया आपका? एससी, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। और एसटी का मतलब अनुसूचित जनजाति। तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित है। कितना? 84 सीटें आरक्षित है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, 84 सीटें आरक्षित है। और एसटी के लिए कितना है? तो 47। एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। तो यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है या धर्म की प्रधानता है, यहाँ धर्म की निरपेक्षता का सिद्धांत है। सी ऑप्शन आपका सही है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। बताइए। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर बताइए। अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकार नहीं होता है? किस व्यक्ति को बताइए वोट देने का अधिकार नहीं होता है?
तो जो व्यक्ति पागल हो या दिवालिया हो उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। बाकी अमीर, गरीब, बूढ़ा कोई भी हो वोट दे सकता है। भारत में संविधान का संरक्षक कौन है बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का संरक्षक है, सुप्रीम कोर्ट, डी ऑप्शन राइट है। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? तो 26 जनवरी के 2 दिन बाद 28 जनवरी को 1950। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका सही जवाब है 16। ठीक है, 16 यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और 16 महाजनपद में मगध, कौशल, वत्स और अवंती ये सर्वाधिक शक्तिशाली थे। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना के कारण, जो कि फरवरी 1922 में हुआ था। जीएसटी का तात्पर्य क्या है बताइए। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में होता है वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। सर्वप्रथम जीएसटी को लागू करने वाला देश था फ्रांस। फ्रांस में जीएसटी 1954 में लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कहाँ फिलीपींस की राजधानी है बताइए। तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ पर है? मनीला। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए इसका आंसर। तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में। बी ऑप्शन सही है। भारत का इको मार्क लोगो क्या है बताइए। तो मिट्टी का एक घड़ा है, इसको याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मिट्टी का एक घड़ा। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी रंगों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है, विक्षेपण। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। तो इसका सूत्र होता है PbNO3 लेड नाइट्रेट का सूत्र है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए 45 नंबर। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और किस एक अन्य अम्ल का मिश्रण होता है? बताइए। बेकिंग पाउडर जो है, जिसको खाने वाला सोडा भी बोला जाता है, ये बेकिंग सोडा और किस एक अन्य अम्ल का मिश्रण होता है? तो टार्ट्रिक अम्ल, यानी टार्ट्रिक अम्ल और बेकिंग सोडा का मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। चलिए, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहाँ से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है? तो आपने क्लास 10th में खूब पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा। अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है, ठीक है, यहाँ से अगर कोई प्रकाश पास करता है तो बिना विचलन के वापस उसी पथ पर वापस लौट जाता है वक्रता केंद्र से, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर पर निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है बताइए। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर पर बताना है।
तो द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल किया गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल किया गया है। ठीक है, तीसरे पोषी स्तर पर आगे देखते हैं। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए इसका आंसर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हाजीपुर में है। कहाँ पर है, हाजीपुर में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, हाजीपुर में। हसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, बताइए। हसुआ और हथौड़ा ये है भाकपा का, भाजपा नहीं भाकपा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था एससी के लिए कितना सीट है और एसटी के लिए कितना सीट है। तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 47। एसटी के लिए कितना है, 47। कितना है, 47। और एससी के लिए 84। दोनों आंकड़ों को ध्यान रखना है। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, 47। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। बहुत ही शानदार ये प्रैक्टिस सेट है, आपके एग्जाम के लिए फाइनल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है, इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास कीजिएगा। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। बैच में आपको सब कुछ मिलेगा, नोट्स, पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक, सब कुछ। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैच को ज्वाइन करने के लिए पहले आपको प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा, तो आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। आपको सबसे नीचे आ जाना है, आपको दिखेगा बिहार मद्य निषेध और कक्षपाल के लिए बैच। बहुत ही कम फी में इस बैच को परचेज कर सकते हैं, यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। और जो भी साथी फ़ोन पे या फिर गूगल पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके भी बता सकते हैं, आपको स्कैनर मिल जाएगा। और बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ लिखा हुआ है। डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो इसी पर मैसेज कीजिए, आपको सब जानकारी मिल जाएगा।